नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तलाक। दोस्तों, मैंने बेटे की शादी की तो पहली ही रात मेरी बहू चीखने लगी थी। मैं बहू के पास गई तो उसके कपड़े फटे हुए थे। मेरा बेटा भूखे शेर की तरह उसे देख रहा था। वो जमीन पर बैठी कहने लगी कि आंटी, मुझे तलाक चाहिए, ये सब बर्दाश्त नहीं होता, मैं मर जाऊंगी। उसके बाद मैंने बहू का समझाया कि आज की रात गुजार लो, सुबह चली जाना। जब सुबह हुई तो मेरा बेटा ऑफिस चला गया, मगर बहू के कमरे से आवाज न आई। दोपहर के 12 बजे मैं बहू को उठाने गई तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि बहू कुछ ऐसा कर रही थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। हर वो ऐशो आराम मेरे पास मौजूद था जिसकी खातिर लोग सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह कमी एक अच्छी बहू की थी। मेरा बेटा 25 साल का हो चुका था, मगर मैं अभी तक उसका घर नहीं बसा सकी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बेटे का घर बसाने की कोशिश नहीं की। दरअसल मैंने तो 3 बार अपने बेटे की शादी भी कर दी थी। मुझे बहू बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से मिल जाया करती थी, क्योंकि मेरा किशन लाखों में एक था। फिर वो कमाता भी तो बहुत अच्छा था, मगर तीनों बार बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी। दोस्तों, शादी की पहली रात ही मेरी तीनों बहू चिल्लाती हुई अपने पति के कमरे से बाहर आती थी और कहती कि हमें अभी के अभी तलाक चाहिए, हमसे यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बहुत बार समझाने की कोशिश करती थी, मगर सब बेकार जाता। फिर मैं अपनी बहुओं को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती कि देखो, मेरा बेटा तो लड़का है, लड़का 10 बार भी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो लोग इस बात को ज्यादा सर पर नहीं लेते, मगर लड़की अगर एक बार ही तलाक ले ले तो लोग उसको अछूत समझने लगते हैं। और फिर इस तरह माँ बाप की इज्जत भी खराब होती है कि बेटी शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर आ गई है। मेरे लाख बार समझाने के बाद भी सब कुछ बेसुध ही रहता था। मेरा बेटा इस वजह से बहुत परेशान रहने लगा था, जबकि मैं चौथी बार उसका घर बसाने की कोशिशों में लगी हुई थी। मगर जब यह बात मेरे बेटे को पता चली तो उसने घर में खूब हंगामा कर दिया। वो कहने लगा कि मम्मी, अब मेरी बस हो गई है, मैं अपना और मजाक नहीं बनवाना चाहता। जब लोग मुझसे मेरी शादी के बारे में सवाल करते हैं कि तुम्हारी बीवी पहली रात ही क्यों भाग जाती है, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि मेरी शादी क्यों नाकाम हो जाती है। अब चौथी बार मैं इस मंजर से गुजरना नहीं चाहता। मैं चुप हो गई थी। दोस्तों, मैं अपनी परेशानी लेकर अपनी बेटी के पास गई थी। मेरी बेटी किशन से 5 वर्ष छोटी थी। उसकी भी शादी की उम्र थी, मगर मैं चाहती थी कि एक बार बहू घर में आ जाए तो ही अपनी बेटी को विदा करूं। मेरी बेटी भी तंग थी। वह अक्सर मुझसे शिकायत किया करती थी, लगता है आप मुझे घर में बिठाकर बूढ़ा करना चाहती हैं। और तब मैंने थक हार कर उसको सच्चाई से आगाह कर दिया था। बेटी, यह तुम्हारे पापा की वसीयत थी। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि पहले मेरे बेटे की शादी करना और फिर मेरी बेटी मंजू को विदा करना। जब से मंजू ने अपने पापा की वसीयत के बारे में सुना था, उसके शिकायत खत्म हो गए थे। वो कहने लगी थी कि मैं पापा की आखिरी ख्वाहिश का ख्याल रखूंगी। मैं अपनी बेटी के कमरे में गई तो वह लैपटॉप पर कोई फिल्म देखने में बिजी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे।
मेरी बेटी परेशान हो गई और बोली, मम्मी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? मैं बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि किशन की शादी हो जाए ताकि मैं तुम्हारे हाथ पीले कर सकूं। मगर किशन शादी करना ही नहीं चाहता है। वह कहता है कि अब तो मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है। यह बात सुनकर मेरी बेटी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, अच्छा मम्मी ऐसा करो कि मुझे मार ही दे, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई खुशी तो आनी नहीं है। मैं शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर वो कहने लगी, मम्मी आप फिक्र न करें, मैं भाई को समझाऊंगी, बल्कि इस बार तो उनके लिए मैं ही लड़की ढूंढूंगी। मैं अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और फिर मेरी बेटी ने किशन को मना ही लिया था। किशन ने खुद ही मुझे इजाजत दे दी थी। कहने लगा, मम्मी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए चौथी शादी पर राजी हो गया हूँ, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस बार आप किसी सुलझी हुई लड़की को मेरे लिए लाइएगा। कोई विधवा या तलाकशुदा लड़की भी मुझे मंजूर होगी, मगर मेरा साथ निभाने वाली होनी चाहिए। अगर इस बार भी मेरी तलाक हो गई तो मैं ही यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सोच समझकर लड़की ढूंढूंगी। मैंने मंजू से भी कहा कि अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की है तो मुझे उसके बारे में बताना। फिर बड़ी छानबीन के बाद मैंने गरीब घराने से लड़की चुन ली थी। उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था। वह अपनी मौसी के घर पर पली बड़ी थी। अब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लड़के की पहले 3 तलाक के क्यों हुई है। वो तो बात चाहती थी कि उनके ससुर से बोझ उतर जाए। यह शादी मैंने किशन की ख्वाहिश पर सादगी से की थी। मैंने ज्यादा लोगों को इनवाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे फिर जगह जगह लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ने थे। अब तो मैंने सबकी नजरों में अपने लिए नफरत देखी थी। लोग यह समझने लगे थे कि शायद मैं ही अपने बेटे का घर बसाना नहीं चाहती, मगर क्या कोई सगी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है? हरगिज नहीं। फिर मेरे किशन की चौथी दुल्हन भी बहुत प्यारी थी। वो कम उम्र भी थी। विदाई के वक्त को मेरे कान में बस इतना बोली थी, माँ जी मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ बनकर रहिएगा। फिर मैं बोली, हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, मगर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरी बेटी बनकर रहोगी और तुम्हें किशन से जो भी शिकवा होगा वो तुम मुझसे आकर शेयर करोगी। फिर मैं उसके कान खींचूंगी तो वह खुद ही इंसान बन जाएगा। दरअसल ये बात थी कि मैं चाहती थी कि हम दोनों के बीच ऐसे रिश्ते कायम हो जाए और वो तलाक लेने से पहले ही मुझे सारी परेशानी बता दे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तलाक के खेल के पीछे असल वजह क्या है। दोस्तों, मीरा मेरी चौथी बहू बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं उसे उसके कमरे में बिठा आई थी। मैं प्रार्थना करती रही थी कि ही भगवान आज की रात अच्छे से गुजर जाए। अगर आज की रात आराम से गुजर जाती तो आगे बेहतरीन ही होना था। मुझे कमरे में आए हुए अभी 1 ही घंटा हुआ था कि कमरे से चीखने की आवाजें सुनाई दी। मैंने दिल पर हाथ रख लिया था, हे भगवान, क्या अब यह लड़की भी तलाक ले लेगी? मैं जल्दी से बाहर निकली तो मीरा मेरे पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, आंटी आप मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। वह बहुत ज्यादा डरी थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। फिर मैं बोली, क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई और बोली कि मुझे अब बताओ कि क्या हुआ है, तुम चिल्ला रही थी। वो कहने लगी, आंटी मुझे अपने घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ मेरी जान को खतरा है। मैं बोली, किससे खतरा है? उसने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया था। मैं बोली, मीरा तुम फिर से अपनी मौसी के घर जाना चाहती हो, जहाँ तुमने बड़ी दुख से जिंदगी गुजारी है।
तुम हर खुशी से दूर रही हो। अगर तुम चली भी गई तो तुम्हारे मौसी तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगी। फिर वो कहने लगी कि ठीक है ना रखें, लेकिन मुझे यह से जाना है। फिर मैंने मीरा को आने वाले वक्त से भी आगाह किया था। उसको बताया कि औरत की असल जिंदगी तो अपने पति के घर ही होती है। जो लड़की तलाक लेकर चली जाती है, जमाने वालों की नजरों से गिर जाती है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोली। मैं सारी रात उसके साथ जागती रही। सुबह 5 बजे के नजदीक शायद मेरी आंख लग गई, और जब मैं सोकर उठे तो मेरी बहू हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेटे का सामना कर सकती। जब थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी भी वहीं आ गई, मैं उससे भी नजरें चुराने पर मजबूर थी। मीरा कहने लगी कि मम्मी, देखा आपके बेटे ने अपनी चौथी बीवी के साथ भी क्या कर दिया है। मैं मंजू की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मंजू कहने लगी, मम्मी, किशन भाई जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनकी बीवियां शादी की पहली रात ही उनसे तलाक ले लेती हैं। यह भी तो हो सकता है कि भाई शादी के काबिल न हो, वो केवल आपके डर से और समाज के दबाव में आकर शादी कर लेते हों। मगर जब उनकी हकीकत उनके किसी बीवी पर खुलती है तो फिर वो तलाक लेकर भाग जाती है। मैं तो मंजू भी की बात सुनकर ही लरज गई थी। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में डूबो गई थी। मैंने आज तक यह क्यों न सोचा कि मेरी बहुएं शायद मेरे ही बेटे की वजह से तलाक ले लेती हैं, जबकि मैं तो हमेशा लड़की को ही गलत समझा करती थी। शायद यह बात किसी ने सच कहा है कि माँ बाप को अपने बेटों में कोई कमी नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और इस बार मेरा बेटा कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बड़ा गुस्सा था। वो कहने लगा, मम्मी, देखा आपने, मेरी बीवी फिर से भाग गई है। मुझे बताएं आप मेरे लिए किस किस्म की लड़की पसंद करती है कि वह शादी की पहली रात ही भाग जाती है। अब की बार तो मुझे भी गुस्सा आ गया था। फिर मैं बोली, किशन, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी ही बीवियां क्यों भाग जाती हैं? शादी की पहली रात तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या करते हो कि वह चीखती हुई तुम्हारे कमरे से निकलती है और फिर घर में रहने के नाम पर भी कांपने लगती है? किशन बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा था। वो बोला, मम्मी, आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैं आपका बेटा हूँ, मैं कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? यह कहकर किशन मेरे कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रह गए। वह कह रहा था कि मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, फिर कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जैसे मैं गलत कर सकती हूँ, वैसे तुम भी गलत कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो और शायद तुम मुझ पर ही चले गए हो। मैं बैठकर रोने लगी थी, क्योंकि मुझे मेरी जवानी का वो किस्सा याद आ गया था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं बहुत हसीन थी, मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब घराने में पैदा हुई, जहां दिन में 3 वक्त की रोटी मिल जाना ऐसे समझा जाता था जैसे कि दौलत मिल गई हो। मेरे घर के तमाम लोग इसी में खुश थे, जबकि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए था। मेरे लिए रोटी ही सब के ही नहीं थी है। दोस्तों, मैंने अपने ख्वाबों की चिंगारी को दबाने की कोशिश नहीं की थी। मैं तो उसे और हवा देती रहती थी, यहाँ तक कि कुछ करने की लगन ने मुझे पागल कर दिया था। मेरी ख्वाहिश को देखते हुए मम्मी ने भी मुझे इजाजत दे दी थी। वो कहने लगी, निशा, तुम्हारे दिल में जो आता है वो करो। ये इजाजत मिलना ही मेरे लिए बहुत था। मैंने पार्लर का काम सीखना शुरू कर दिया था। मैं हर चीज बहुत जल्दी सीख जाया करती थी। मैं जिस जगह से यह काम सीख रही थी, जब उस औरत ने मेरी ये लगन देखी तो कहने लगी कि तुम बहुत आगे जाओगी।
और यह बात सुनकर मैं इमोशनल सी हो गई थी। मैं बोली, दीदी, हम जैसे गरीब लोग आगे नहीं जाते, हम यूं ही तरस तरस कर मर जाते हैं। दीदी कहने लगी कि तुम मायूस मत हो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करूंगी। मुझे लगा था कि दीदी ने ऐसी यूं ही मेरा दिल रखने के लिए मुझे दिलासा दिया है, मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो तो सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती है। उन्होंने एक बहुत बड़े पार्लर की मालकिन से मेरी बात की और खूब तारीफें भी की थी कि मेरे पास एक बहुत ही मिलती लड़की है जो बहुत आगे जाना चाहती है, आप उसे एक चांस देकर देखें। फिर उस बहुत बड़े पार्लर में मुझे बुला लिया गया। पहला 1 महीना तो मेरा टेस्ट किया जाना था। मैं अब बड़े पार्लर जाने लगी थी। उस पार्लर की मालकिन ने मेरा टेस्ट लिया तो वो मेरे हाथ की सफाई से बहुत खुश हुई थी। कहने लगी कि तुम में टैलेंट तो है, लेकिन अभी तुम्हें खुद पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, हमारे पास तो बहुत ऊंचे ऊंचे घरानों की औरतें आती है, उन्हें तुम्हारे बोलने का अंदाज अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने बोलने पर ध्यान दो। हमारे साथ काम करना है तो खुद को हमारे रंग में रंगने की कोशिश करो। दोस्तों, फिर मैंने अमीरों के तौर तरीके बहुत जल्द सीख लिए थे और मालकिन बाकायदा मुझसे काम लेने लगी थी। मेरा मेकअप करना सबको पसंद आता था। मेरी मालकिन ने मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह ऑफर की थी। यह तनख्वाह इतनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत खुश थे। मेरे घर के हालात बदलने लगे थे, मगर मेरे लिए ये सब भी काफी न था। मेरे अंदर कुछ और हासिल करने का जुनून बढ़ता चला जा रहा था। मैं खुद को बहुत ऊंचे मुकाम पर देखना चाहती थी। दोस्तों, मेरी मालकिन एक बहुत अच्छी औरत थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और मैं भी अपनी मालकिन का इसी तरह ख्याल रखा करती थी जैसे वो मेरी बड़ी बहन है। असल में मुझे अपनी मालकिन से इस बात का लालच था कि वो मुझे और भी ज्यादा तनख्वाह देंगी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी मालकिन की तबीयत खराब रहने लगी। वो 2-3 दिन से पार्लर भी नहीं आ रही थी। मुझे उनकी बहुत फिक्र हुई, इसलिए मैं उनकी हालचाल लेने ले लिए उनके घर पहुंच चुकी थी। उनसे तो बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि तुम मेरे पास हर रोज आ जाया करो। इतने में मालकिन के पति भी घर वापस आ गए थे। उनके पति को देखा तो जलन के मारे मैं जलकर राख हो गई थी। वो बहुत ही अच्छी व्यवहार के थे। उनकी तरफ देखकर तो मेरा दिल बेकरार सा हो गया था। और फिर जब मैं जाती तो मालकिन के पति से बहाने बहाने से बात करने की कोशिश किया करती थी, जबकि वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उन्हें तो अपनी बीवी की बीमारी का ही बहुत सदमा था। अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त मालकिन के घर गुजारने लगी थी। मालकिन तो दवाइयों के जरिए सोती रहती थी, जबकि उनके पीछे से मैं उनके पति का बहुत ख्याल रखा करती थी। खाने पीने का पूछती, कभी उनके कपड़े इस्त्री करने लगती तो कभी कुछ और मेरी मेहनत रंग लेकर आई थी। मालकिन के पति का ध्यान मेरी तरफ ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं बहुत ही हसीन लड़की थी। फिर यूं हुआ कि जमशेद भी बहाने बहाने से मुझसे बात करने लगे थे और मालकिन के बिल्कुल तंदुरुस्त होने से पहले पहले उनका पति पूरी तौर पर मेरी मुट्ठी में आ गया था। मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने जमशेद से कहा कि वह मुझसे शादी कर ले। उन्होंने भी मेरी बात नहीं टाली थी, बल्कि कहने लगे कि अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ तो इससे ज्यादा मेरी क्या खुशकिस्मती होगी। और फिर हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दोस्तों, उसी दिन सुहाग का जोड़ा पहनकर मालकिन के घर शिफ्ट हो गई थी। मालकिन ने मुझे जब देखा तो वह हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, ये सब क्या है? मालिक बोले, अब ये मेरी बीवी है, तुम इससे इज्जत से बात करना। मेरी मालकिन तो अपने आप में ही नहीं रही थी। उसने मुझे खूब बातें सुनाई थी। कहने लगी कि तुम जैसी एहसान फरामोश लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी।
मैंने तुम्हें इस समाज में इज्जत दिलवाई और तुम मेरे ही घर पर डाका डालकर बैठ गई हो। जावर को लगने लगा था कि मैं तो बहुत ही अच्छी औरत हूँ, क्योंकि मैंने कभी पलटकर अपने मालकिन को कोई जवाब नहीं दिया था। हमेशा चुपचाप उनकी बुरी बुरी बातें सुन लेती थी। और एक दिन ऐसा भी आया कि जावर ने मेरी खातिर अपनी पहली बीवी को घर से निकाल दिया था। मैंने पॉलर वगैरह का काम छोड़ दिया था और जावर के पैसे पर ऐश करने लगे थे। अब मैं हर चीज की मालकिन बन चुकी थी। अब कहीं जाकर मेरी रूह को जरा चैन आया था। और फिर भगवान ने मुझे किशन को दे दिया था, जबकि वो पहले बेऔलाद थे। जब मैंने शादी के 1.5 साल बाद ही जावर को वारिस दे दिया था, तो वो मेरे और भी ज्यादा कदरदान बन गए थे। मैं न जाने कब तक अतीत में ही खोई रहती। अगर मेरे मोबाइल के घंटी ना बजती। मैंने अपने मोबाइल की तरफ देखा और ये मेरी एक अमीर कबीर दोस्त का फोन था। मैंने फोन उठा लिया तो उसने पहला शब्द ही ऐसा बोला कि मैं जलकर खाक हो गई थी। कहने लगी, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे की 4थी तलाक हो गई है। भाई, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। तुम्हें अपने बेटे का इलाज करवाना चाहिए। न जाने बेचारे के साथ क्या मसला है। मैंने गुस्से में फोन बंद कर दिया था और अब यह सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद मेरे अतीत के गुनाह मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने अपने अतीत में एक औरत का घर उजाड़कर अपना घर बसा लिया था, मगर शायद इसी वजह से मैं आज तक अपने बेटे का घर बसाने में काबिल नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था। मेरा बेटा मुझसे नाराज रहने लगा था, जबकि मेरी बेटी भी अब मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। यह सोचकर के बेटे की वजह से मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर रही थी। इस बात को जब 2 हफ्ते गुजर गए तो मैंने किशन को अपने कमरे में बुलाया था। मैं बोली, बेटा, आज मुझे सारी हकीकत बता दो। शादी की रात तुम्हारे कमरे में ऐसा क्या होता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक ले लेती है? दोस्तों, फिर वो बोला, मम्मी, मैं नहीं जानता। इतना कहकर वह उठकर अपने कमरे में चला गया। तो मैं जान गई थी इन सब में सारा कसूर मेरे बेटे का ही है। वो ही कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी बीवी भाग जाती है। दोस्तों, मैंने सोच लिया था कि अब दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी, और अगर सच में मेरा बेटा कसूरवार हुआ तो पहले मंजू की शादी कर दूंगी। अब मैं सबसे चोरी छुपे किशन के लिए 5वीं बीवी ढूंढ रही थी, और तब मेरे पास मंजू आ गई। वो कहने लगी कि मम्मी, मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। आप मेरी शादी उसके साथ कर दें, वरना मैं घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाऊंगी। अपने बेटे की शादी आप बाद में कर लीजिएगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मंजू के आगे हाथ जोड़े और बोली कि तुम मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, फिर मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दूंगी। वो बोली, मम्मी, मैंने जहाँ इतना इंतजार किया है, यहाँ 1 महीना भी कर लूंगी, मगर 1 महीने का मतलब 1 महीना ही हो। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। इस बार मैंने बेटे के लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली थी, क्योंकि लड़की मैंने ये सोचकर ढूंढी थी कि मैं उस लड़की को हाथ से जाने नहीं दूंगी, उसे घर में कैद कर लूंगी। मैंने किशन को अपनी कसम देकर शादी के लिए मना लिया था। मैंने शादी बहुत खुफिया अंदाज में की थी, और यूं सोमवार के दिन सिफाली मेरी बहू बनकर घर आ गई थी। मैंने ऐसे के कमरे में उसे बिठा दिया था और खुद लाउंज के दरवाजे के पीछे ही छुप गई थी। आज मैं अपने कमरे में नहीं गई थी। मैं किशन के कमरे के बिल्कुल पास ही खड़ी थी, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं फौरन मौका-ए वारदात पर पहुंच जाऊंगा। मुझे खड़े खड़े 1 घंटा हो गया था, और तभी किशन के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से चौकन्नी हो गई थी। मेरी बहू गूंगी थी, वो चिल्ला नहीं सकती थी।
मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे से निकल आई थी और सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह लरज गई थी, क्योंकि सामने मंजू खड़ी थी। उसके हाथ में चाकू था जिससे वह किशन की बीवी को डरा रही थी। मुझे देखकर मंजू हैरान रह गई। इतनी देर में किशन, जो वॉशरूम गया हुआ था, वह बाहर गया था। उसने जब ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गया था। मैं बोली, मंजू, तुम ये सब क्यों करती हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तब मंजू चीख कर बोली कि शर्म मुझे आनी चाहिए या नहीं? घटिया औरत, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब जान गई हूँ। तुमने मेरी माँ से उसका पति छीन लिया था, उसकी सारी जायदाद भी छीन ली और फिर वो ही जुल्म तुम मेरे साथ भी कर रही हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी, मगर तुम्हें नहीं आई। मेरे साथ मेरी माँ की डायरी लग चुकी है। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। दोस्तों, दरअसल मेरी सखी औलाद नहीं थी, वो मेरी मालकिन की बेटी थी। जावर ने मुझसे शादी करने के बाद अपनी बीवी को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर न जाने 4 साल बाद उन दोनों की मोहब्बत कैसे जाग गई थी। जावर अपनी पहली बीवी के पास जाने लगा था और इस बार उन्हें औलाद भी हो गई थी, मगर मेरी मालकिन का देहांत हो गया। तब जावर मंजू को मेरे पास आए थे। उन्होंने मरते वक्त ये वसीयत की थी, किशन से पहले तुम मंजू की शादी करना, और मैंने उनकी यह बात मानने का इरादा किया हुआ था, मगर फिर यूँ हुआ कि मेरे हाथ जावर की वसीयत लग गई थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे दोनों बच्चों में से पहले जिसके यहाँ औलाद पैदा होगी, सारी जायदाद उस बच्चे के नाम कर दी जाएगी। तब मुझे सारी समझ आ गई थी कि जावर अपनी सारी जायदाद के मंजू नाम करना चाहते थे, जबकि मैंने भी इरादा कर लिया था कि पहले किशन की शादी ही करूंगी, उसकी औलाद हो जाने के बाद ही मंजू की शादी करूंगी। मगर न जाने उस लड़की को वसीयत का कैसे पता हो गया था। वो शादी की रात दुल्हन बनकर हाथ में चाकू पकड़कर किशन की बीवी को डराती थी कि अगर तुम इस घर में रही तो किशन तुम्हें जान से मार देगा। उस पर भूत प्रेत का साया है, वह पहले भी कई लड़कियां मार चुका है, उसे अपने करीबी मत आने देना। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। वह लड़कियां भाग जाया करती थी। किशन को यह बात पता चली तो उसने बड़े अजीब अंदाज में मुझे देखा और फिर वो आगे बढ़ा और बोला, मंजू, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उसने सारी जायदाद मंजू के नाम करके उसकी शादी उसकी पसंद की जगह कर दी थी और मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरे हिस्से में क्या आया था? बस एक मकान और एक गूंगी बहू। इस लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मुझसे मेरे सारे इज्जत दौलत छिन चुकी थी। काश मैं ये सब ना करती। काश मैंने अपने लिए नर्क का दरवाजा न खोला होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। जावर की बेटी सारी जायदाद अपने नाम करवा कर चली गई थी और आज मैं अपने बेटे के साथ रह रही हूँ और अपने पिछली जिंदगी याद करके बहुत रोती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।